वैचारिक तौर पर भ्रष्ट और पतित लोग किसी भी समाज का भला नहीं कर सकते। हमारे समुदाय के लोग कुछ भी करके, कुछ भी कह के और किसी भी तरीके से सत्ता में बने रहे, सत्ता फिर भी हासिल कर लेंगे, लेकिन आप सत्ता को बचाकर 7 जन्म में विचारों को हासिल नहीं कर पाएंगे। और यह राजनीति शिक्षा की विरोधी है, यह राजनीति बराबरी की विरोधी है, यह राजनीति समानता की विरोधी है, यह राजनीति न्याय की विरोधी है, यह राजनीति मनुष्यता की विरोधी है। और मैं ऐलान करना चाहता हूं कि जीवन के तमाम सुख सुविधाओं में आग लगाकर मैं मनुष्यता का पक्ष लूं। एक बाबा ने दलित औरतों की तुलना सुअरों से की। उसने कहा है कि सुअर के पेट से कभी शेर का बच्चा पैदा नहीं होता। कि सत्ता हासिल करना मेरा लक्ष्य है और बहुजन को केवल सत्ता हासिल करने से सब कुछ हासिल हो जाएगा। झूठ! जो कि तुम्हारे हाथों से कलम छीनकर तुम्हारे हाथों में सत्ता की चाबियां थमाई जा रही हैं, तुम्हारे हाथों से किताब छीनकर तुम्हें राज करना सिखाया जा रहा है, तुम्हें महसूस कराया जा रहा है कि तुम राजा हो, लेकिन असल में तुम्हें गुलाम बनाया जा रहा है। यूनिवर्सिटी में जूते चप्पल बनाने वाली कंपनी का क्या काम हो सकता है? वो जूते चप्पल का सेंटर नहीं है, वो आपको जूता चप्पल मारना चाहते हैं। आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। एक बेहद कठिन और मुश्किल दौर में हम सब, आप सब यहां इकट्ठे हुए हैं। और मुश्किल दौर में इसलिए कह रहा हूं कि यह राजनीतिक विचलन का दौर है। हम यहां हक और अधिकार के लिए इकट्ठे हुए हैं। पिछले कई दिनों से मैं बंगलुरु में था और हवाई अड्डे से सीधे आ रहा हूं। वहां मैंने तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब, केरल, बहुत सारे राज्यों से आए हुए लोगों से मिला। हमने वैचारिक आदान प्रदान किया और मेरी खास तौर पर दिलचस्पी तमिलनाडु के साथियों में थी, जहां इस समय स्टालिन की सरकार है। और जब मैं वहां था, उसी समय खबर आ रही थी, 26 जनवरी को खबर आने लगी थी कि बिहार में सरकार बदलने वाली है। तो क्या सरकार बदलने से सत्ता भी बदल जाती है? क्या सरकार बदलने से व्यवस्था भी बदल जाती है? यह सवाल मैं अपने आप से पूछ रहा था। और मैं इस बात पर इसलिए जोर देना चाहता हूं कि बार बार हमारे लोग, हमारे इंटेलेक्चुअल, हमारे बुद्धिजीवी ये बात कहते हैं कि हमारी संख्या ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, हमारी संख्या जुडिशरी में होनी चाहिए, हमारी संख्या कार्यपालिका। अगर उधर के साथ ही बात बंद कर देंगे तो मैं थोड़ी बात कर पाऊंगा, प्लीज़। सर मैं बोलूँ? मेरा सभी जो लोग खड़े हैं सभी से सादर अनुरोध है कि कृपया बैठ जाइए और शांतिपूर्वक सुनिए कि हमारे बीच में कितने अच्छे लोग आए हैं जो अपनी बात रख रहे हैं। नवीन जी को सुनिए आप। तो मैं अपने आप से पूछ रहा था कि वाकई सरकारों के बदल जाने से व्यवस्थाएं बदल जाती हैं? क्या वाकई सरकारों के बदल जाने से हक अधिकार मिल जाया करते हैं? और क्या वाकई किसी सत्ता में बहुत सारे लोगों का बने होना ही हक और अधिकार मिलने की गारंटी है? तो मेरा मन कहता है मैं कहूं नहीं। और यह बात मैं जोर देकर इसलिए कहना चाहता हूं कि मैं लोहिया कर्पूरी और शहीद जगदेव का वैचारिक शिष्य हूं। और कर्पूरी कहा करते थे कि वैचारिक तौर पर भ्रष्ट और पतित लोग किसी भी समाज का भला नहीं कर सकते, वो चाहे किसी भी समुदाय से आते हो।
यह काफी नहीं है कि हमारे समुदाय के लोग कुछ भी करके, कुछ भी कह के और किसी भी तरीके से सत्ता में बने रहे। और यह बात मुझे चीख कर इसलिए कहनी पड़ रही है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन के 24 घंटे के भीतर बुजुर्ग और बीमार लालू प्रसाद यादव को ईडी के हेडक्वार्टर में बुलाया गया और इसका पाप नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी को अपने माथे पर लेना ही होगा, चाहे वो किसी भी जाति और समुदाय से आते हो। वैचारिक तौर पर बेईमान लोग हमारी नुमाइंदगी करने का दावा करते हैं और इस दावे में शरीक होकर हमारी तरह के लोग भ्रष्ट न होते हुए भी उस भ्रष्टाचार में शामिल हो जाते हैं। यह समझना पड़ेगा और समझना इसलिए पड़ेगा कि आज हम उस मुहाने पर खड़े हैं जहां हम विचार और सत्ता में से एक को साफ साफ चुनना पड़ेगा। और मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि अपने विचारों को बचाकर आप सत्ता फिर भी हासिल कर लेंगे, लेकिन आप सत्ता को बचाकर 7 जन्म में विचारों को हासिल नहीं कर पाएंगे। जो लोग अपने आप को बाबा साहब का शिष्य बताते हैं, जो लोग फुले और पेरियार का नाम लेते हैं, उन सौदागरों से मैं साफ तौर पर संवाद करना चाहता हूं कि आप हमारे समाज के मासूम लोगों को बरगलाना बंद करिए और बंद करिए सत्ता के तलवे चाटना। हम सिर्फ सत्ता हासिल नहीं करना चाहते, और सत्ता हक अधिकार की गारंटी नहीं है। एक बहुत सारे रास्तों में से एक रास्ता है, बहुत सारे रास्तों में से। सोचना पड़ेगा कि आपको अपनी राजनीति बचानी है या अपनी सत्ता बचानी है। मैं बाबा साहब के बेईमान चेलों से कहना चाहता हूं कि बाबा साहब को पढ़ो। अगर बाबा साहब ने इस्तीफा नहीं दिया होता हिंदू कोड बिल के विरोध में, तो आज हमारे सामने बाबा साहब का कद इतना ऊंचा नहीं होता। किन लोगों के लिए इस्तीफा दिया, किन लोगों के लिए सत्ता छोड़ी? औरतों के लिए, आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, सताए हुए लोगों के लिए। और बाबा साहब का वो इस्तीफा सदियों की सीख थी, आज हमने उनके शिक्षाओं को रौंदा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि बंद कीजिए उन लोगों की तरफ देखना उम्मीद भरी आंखों से जिन लोगों ने सत्ता हासिल करने के लिए हमारे और आपके सपनों की सौदागरी की है। क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि आज भारतीय जनता पार्टी के सारे सांसद बहुजन हो जाएं, वो आप आरक्षण को बचा लेंगे? बचा लेंगे? नहीं बचा पाएंगे। लखनऊ में जिस तरीके से हमारे ओबीसी और दलित भाइयों की पीठ पर कोड़े बरसाए गए हैं, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल बहुजन राजनीति करने वाले सारे नेताओं को शर्मिंदा होना चाहिए। क्या बात करते हैं आप? कौन सी बात करते हैं आप? मैं किसी मुगालते में नहीं हूं। मुझे किसी भी दिन सत्ता और विचार में से एक को चुनना पड़ेगा, तो बेखौफ होकर मैं विचार को चुनूंगा। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि किन लोगों के जरिए हम लोग यहां तक पहुंचे हैं। शहीद जगदेव को गोली इसलिए नहीं मारी गई थी कि वो सत्ता पाना चाहते थे, गोली इसलिए मारी गई थी कि वो विचारों की मंजिल पाना चाहते थे। कर्पूरी ठाकुर को उन्हीं लोगों ने, जो आज बिहार की सत्ता में काबिज हैं, सत्ता से बाहर किया था, तब जब उन्होंने आरक्षण लागू किया 27% पहली बार। और ये बात इसलिए कह रहा हूं कि कल को जब आपसे कहे कि सवर्ण आरक्षण किसी महामानव ने लागू किया है, तो आप कहिएगा झूठ। सवर्ण आरक्षण हमारे कर्पूरी बाबू ने लागू किया था 3%। इसलिए किया था कि उनके पास विचार था। आपके पास, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राजनीति के पास कोई वैचारिक पक्ष नहीं है इस समाज को आगे ले जाने का, देश को आगे ले जाने का, दुनिया को आगे ले जाने का। और इसलिए वहां प्रचारक होते हैं, विचारक नहीं होते। आरएसएस की राजनीति में विचार करना मना है, प्रचार करना पड़ेगा आपको अगर आप उसमें जाएंगे। गोलवलकर और हेडगवार ने जो लिख दिया, हिंदू राष्ट्र का जो सपना दिखा दिया, मूर्ख किस्म के लोग, जाहिल किस्म के लोग हमारे लोगों को बरगला रहे हैं कि अखंड हिंदू राष्ट्र बनेगा। वो हमारे लोगों को समझा रहे हैं कि बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान
ये सब फिर से भारत का हिस्सा होने वाले हैं। और वो ये कर पाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि हम बहुत पहले विचार पक्ष को छोड़कर सत्ता की राजनीति करने लगे, और इसलिए सत्ता के लालच में हमारे वो लोग जिनसे हमने विचार पक्षता की उम्मीद लगाए बैठे थे, वो उनके तलवे चाटने लगे। इस बात को बहुत महीन तरीके से समझने की जरूरत है मेरे दोस्त, मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपको पता नहीं है कि जिस राजनीति के साथी और शागिर्द बहुजन होने के नाम पर बिहार में जिन लोगों के साथ चले गए हैं, उनकी राजनीति क्या है। उनकी राजनीति मारने और काटने की राजनीति है। उनकी राजनीति छीनने और झपटने की राजनीति है। उनकी राजनीति डाका मारने की राजनीति है। उनकी राजनीति सताने और तड़पाने की राजनीति है। और यह राजनीति शिक्षा की विरोधी है। यह राजनीति बराबरी की विरोधी है। यह राजनीति समानता की विरोधी है। यह राजनीति न्याय की विरोधी है। यह राजनीति मनुष्यता की विरोधी है। और मैं ऐलान करना चाहता हूं कि जीवन के तमाम सुख सुविधाओं में आग लगाकर मैं मनुष्यता का पक्ष लूंगा, मैं संविधान का पक्ष लूंगा, मैं लोकतंत्र का पक्ष लूंगा। मुझे नहीं मालूम कि क्यों हमारी तरफ के लोग मनुष्यता के विरोधी होते जा रहे हैं। क्यों बहुजन के नाम पर आप लोकतंत्र के विरोधी होते चले जा रहे हैं। आप आरक्षण के विरोधी होते चले जा रहे हैं। आप विरोधी होते चले जा रहे हैं न्याय और समता के सिद्धांत के। लेकिन यह कहना पड़ेगा कि हम इसके विरोध में हैं, और इसलिए विरोध में है कि लोकतंत्र को खोकर, संविधान के रास्ते को खोकर मैं पूछना चाहता हूं कि जो लोग बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, बाकी राज्यों में बाबा बागेश्वर के पैरों में लौट रहे हैं। अभी 2 दिन पहले एक बाबा ने दलित औरतों की तुलना सुअरों से की है। उसने कहा है कि सुअर के पेट से कभी शेर का बच्चा पैदा नहीं हो सकता। मैं उस बाबा का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि उसका नाम लेने से मेरी जुबान गंदी होती है। लेकिन यह पूछने की जरूरत है और चीख कर पूछने की जरूरत है कि अगर हमारी माओ और बहनों की कोख से सुअरों के भी बच्चे पैदा होते हैं तो वो शेरों को मात देंगे, वो बाघों को मात देंगे, वो मनुष्य बनेंगे, वो बेहतर मनुष्य बनेंगे और तुम्हारी गुंडा सोच का मुकाबला करेंगे। मुझे पता है कि आप गालियां क्यों देते हैं। मुझे पता है कि आप हमें बुरा भला क्यों कहते हैं। आप इसलिए कहते हैं क्योंकि आप जानते हैं ये वो दौर है जिसमें आप हमारी सोच और समझ पर कब्जा करके ही अपनी सत्ता बनाए रख सकते हैं। और ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये लोग क्यों कर पाते हैं, ये लोग क्यों सोच पाते हैं ऐसा। आप कहते हो कि सत्ता हासिल करना मेरा लक्ष्य है और बहुजन को केवल सत्ता हासिल करने से सब कुछ हासिल हो जाएगा। झूठ! क्योंकि तुम्हारे हाथों से कलम छीनकर तुम्हारे हाथों में सत्ता की चाबियां थमाई जा रही हैं। तुम्हारे हाथों से किताब छीनकर तुम्हें राज करना सिखाया जा रहा है। तुम्हें महसूस कराया जा रहा है कि तुम राजा हो, लेकिन असल में तुम्हें गुलाम बनाया जा रहा है, मानसिक गुलाम। आप सोचो कि किन लोगों के लिए निजी यूनिवर्सिटीज खोली जा रही है। आप पढ़ा लोगे क्या? अशोका यूनिवर्सिटी में अपने बच्चों को 1 साल की फीस कम से कम 10 लाख रुपए है। आप पढ़ा लोगे अपने बच्चों को एमआईटी यूनिवर्सिटी में? आप पढ़ा लोगे अपने बच्चों को गलगोटिया यूनिवर्सिटी में? नहीं। लेकिन इस देश की शानदार विश्वविद्यालयों को, जिसको बनाने में आपका कोई रोल नहीं है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इन सब विश्वविद्यालयों को और ऐसे तमाम विश्वविद्यालयों को एक खास पैटर्न के तहत बदनाम किया जा रहा है। बदनाम इसलिए किया जा रहा है और आधा आपको समझा दिया गया है कि वहां अपने बच्चों को मत भेजना, वहां देशद्रोही पलते हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि इन विश्वविद्यालयों में पहुंचने से उनको दिक्कत होती है। आप जाओ दिल्ली यूनिवर्सिटी, आपने प्रोफेसर रतनलाल का नाम सुना होगा। जब आप रतनलाल के घर जाएंगे तो उनके घर से थोड़ी ही दूरी पर एक रिलैक्सो सेंटर है। जब भी मैं उनके घर जाता हूं मुझे वो रिलैक्सो सेंटर खटकता है और मेरी समझ में नहीं आता कि एक यूनिवर्सिटी में जूते चप्पल बनाने वाली कंपनी का क्या काम हो सकता है। वो जूते चप्पल का सेंटर नहीं है,
वो आपको जूता चप्पल मारना चाहते हैं और इसके लिए